जहाँ तक इंसुलिन डोजेज का ताल्लुक है, उसमें भी बहुत वेरिएशन है, बहुत डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लेकिन एक छोटा सा फार्मूला है जो कि हम वैसे शेयर कर देते हैं अपने नाज़रीन के साथ। वैसे तो ये हमारे मेडिकल कंसर्न। मेडिकल का मैनेजमेंट का है कि 0.5 यूनिट्स पर किलोग्राम बॉडी वेट, ये एक एवरेज बीएमआई का आदमी है। अगर उसके बीएमआई का मतलब है कि वो मोटा आदमी नहीं है, लेकिन अगर आदमी मोटा है, उसका बीएमआई ज़्यादा है, तो आप इवन दूसरे एंड पे अगर मॉर्बिड ओबेसिटीज़ को हम कहते हैं, जबकि बीएमआई आपका 30-35 तक चला जाता है, एंड ऑफ द डे सारा सब कुछ जो है वो इंसुलिन ने ही करना है। और हम जो इवन दवाइयाँ भी दे रहे हैं, गोलियाँ वगैरह, टैबलेट्स, वो इंसुलिन के इर्द गिर्द हम खेल रहे हैं। या तो हम उसी जो थोड़ी इंसुलिन है जिस्म में, उसको वो दवाइयाँ कोशिश करिए कि वो ही हमारे लिए काफ़ी हो जाए, ठीक है, या थोड़ी सी इंसुलिन को बढ़ा रही हैं दवाइयाँ, या फिर ये है कि उस इंसुलिन को ज़्यादा देर तक सिस्टम में रख रही हैं। तो लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि इंसुलिन कोई हवा या कोई बाहर की चीज़ नहीं है। इंसुलिन ही सारी गेम है, और उसी इंसुलिन के इर्द गिर्द हम फिर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि टाइप 1 में तो इंसुलिन है ही नहीं है, तो उसके तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है, एक्सोजेनस ही सारी देनी पड़ेगी। टाइप 2 में ये है कि इंसुलिन है लेकिन वो काफ़ी नहीं है। एक तो इस चीज़ को समझ जाएं कि इंसुलिन जो है ये कोई एलियन नहीं है, कोई बाहर की चीज़ नहीं है। यही मेन चीज़ है जो हमारे सिस्टम में ग्लूकोज या शुगर को मैनेज करती है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जो हमारे जिस्म में नॉर्मल पैंक्रियास की सिचुएशन जो है, एक हेल्दी आदमी जो है, उसमें इंसुलिन 2 तरीके से सिक्रीट होती है पैंक्रियास में से। एक तो ये कि हर वक्त वो थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, जिसको हम बेसल इंसुलिन के नाम से कहते हैं। और दूसरे जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, पीते हैं, तो उस वक्त वो एक पीक निकलती है इंसुलिन की। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के शो में डायबिटिक्स ट्यून इन एंड ट्यून अप शो में आपका वेलकम। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अहमद काजरी विद आवर टीम किस खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे साथ आज ज्वाइन किया है, जैसे हर बार होते हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद ख़ान, जिनका ताल्लुक़ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से है। ग्रेजुएशन किंग एडवर्ड से करने के बाद सर ने यूएस से कैलिफोर्निया, सदर्न कैलिफोर्निया से अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट की इंटरनल मेडिसिन, एंड वहाँ पे कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंट भी काम किया। आफ्टर दैट ही ऑल्सो प्रोवाइडेड सम सीनियर सुपरविजन इन रॉयल फैमिली सऊदी अरेबिया किंग फैसल हॉस्पिटल। वहाँ पे रेवोल्यूशनाइज़ किया डायबिटीज़ को, स्पेशल केयर को, और हॉस्पिटल के अंदर कि किस तरह सुपरविज़न होनी चाहिए। और अब हमारे साथ मौजूद हैं इन डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में। हमारे साथ और मौजूद हैं बाकी हमारे डॉक्टर हजरात, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर सलमान एंड डॉक्टर असलम खालिद। आज का शो जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, इट इज़ अबाउट इंसुलिन, कि क्या इंसुलिन की मैनेजमेंट होती है इन डायबिटीज़, कौन सी डायबिटीज़ में, कौन सी टाइप ऑफ डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किस में कितनी इंपॉर्टेंस है, कब इंडिकेशन बनती है इंसुलिन को इस्तेमाल करने की, इस्तेमाल करते कैसे हैं इंसुलिन को, रखना कैसे है इंसुलिन को, और इंसुलिन के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं आप डेली लाइफ के अंदर, रमज़ान के अंदर, कोई सिकनेस के अंदर, कोई सर्जरी के अंदर, किसी भी वेट गेन के अंदर, क्या ताल्लुक़ है इसका। तो बेसिकली आज का टॉपिक हमारा है इंसुलिन। तो हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी डॉक्टर शाहिद, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एज़ यूजुअल, जैसे मैं हमेशा नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ट्यून इन करते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर सवाल भी भेजते हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। आप हमें इसके अलावा क्या कहते हैं, अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। तो इन सब को हम सुन रहे हैं यहाँ, और हमारी तरफ से जैसे पहले कहा गया, हमारी यही कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला
फ्यूचर के प्रोग्राम्स में भी और आज के प्रोग्राम में भी हम सिंपल उर्दू में ये चीज़ें समझाएं हमारे नाजरीन को जो कि टेक्निकल इसकी डिटेल समझने से नहीं सकते या उनके लिए मुश्किल है, तो हम उसको सादा उर्दू में समझाएं। तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन भी किए हैं और रिक्वेस्ट भी की है कि अगर हम इंसुलिन के ऊपर थोड़ा जो है ज़्यादा बोलें किसी एक प्रोग्राम में। तो आज की पूरा प्रोग्राम जो है वो हमने इसको इंसुलिन पे रख लिया है और हमारी ये कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह हम आपकी इस सारी चीज़ों को क्लियर करें। बहुत बड़ा इंसुलिन के बारे में फ़ोबिया भी है, इंसुलिन के बारे में गलत किस्म के लोगों के तासुरात वैसे ही सोसाइटी में बन गए हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, या लग गई तो फिर रुकेगी नहीं, लगेगी तो फिर बढ़ जाएगी, या इससे वज़न बढ़ जाएगा, या इससे लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, या इससे लोग मर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला आज हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम के थ्रू आप लोगों को इसको हम क्लियर करें। बिल्कुल। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है और हमारा जैसे शो है, हम इसमें सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेमन टर्म्स में अपने ऑडियंस को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या डायबिटीज़ है, क्या डायबिटीज़ की मैनेजमेंट है। तो इसी तरह आगाज़ करते हैं टाइप ऑफ इंसुलिन से कि इंसुलिन ईजाद कहाँ पे हुई, कैसे डिस्कवर की गई, कहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया और क्या इसकी कॉमन टाइप्स हैं, क्या मेजर टाइप्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर असफंद आप इसमें हमें बात बताएं। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपको पता है कि जो डायबिटीज़ या ज़ियाबतीस है एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है या बिल्कुल ही एब्सेंस हो जाती है। जैसे टाइप 1 में बिल्कुल ही बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, रुक जाती है। तो यानी इंसुलिन जो है इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद ना हो तो जो बेसिक फ्यूल है आपका, जो आपकी बॉडी को चलाता है, यानी ग्लूकोज, वो नाकाबिल इस्तेमाल हो जाता है। यानी अब खाना भी आपके पास मौजूद है, आप उसको खा भी रहे हैं, आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट भी कर रही है, वो ब्लड में भी जा रहा है ग्लूकोज, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो ये एक बहुत ही बेचारगी और लाचारी की सूरत हाल है कि एक फ्यूल आपके पास मौजूद है, आपने उसको खा भी लिया है, हज़म भी कर लिया है, लेकिन उस फ्यूल को जो काबिल इस्तेमाल बनाने वाली चीज़ है यानी इंसुलिन है, वही एब्सेंट है। अब साइंटिस्ट ने 1920s में क्या किया कि जो डॉग है, क्योंकि वो एक मैमल है और ह्यूमन बीइंग्स भी एक मैमल्स हैं, उसी कैटेगरी में हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक डॉग यानी कि 9 पेंक्रियास, यानी जो एक डॉग है उसके पेंक्रियास हैं, लबलबे के अंदर से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट थे जिनके अंदर बिल्कुल भी इंसुलिन मौजूद नहीं होती, उनको क्या किया, इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इंजेक्ट किया तो वो जो डायबिटीज़ के पेशेंट थे वो एकदम से खड़े हो गए, यानी जो बिल्कुल ही अपनी एंड स्टेजेस में या कॉम्प्लिकेशंस के साथ थे, और बेड पे उनके जो ख़ानदान वाले या उनके रिलेटिव्स वेट कर रहे थे कि कब ये पास आउट हो जाएंगे और कब ये दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो इंसुलिन एक ऐसा साइंसी मौजज़ा बनकर सामने आई कि जैसे ही वो इंसुलिन का टीका उनको लगाया गया, वो बिल्कुल एकदम से पुरजोश हो गए और एनर्जी जो है उनकी बहाल हो गई। उसके बाद से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके अंदर मज़ीद तब्दीलियाँ लेकर आए, इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़ाइन किया, और जो आहिस्ता आहिस्ता इसको क्या किया कि रिकम्बिनेंट डीएनए यूज़ करना शुरू कर दिया। और रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है कि उसके अंदर कुछ डीएनए जो था वो मैमल्स का था, कुछ ह्यूमन डीएनए शामिल था, और उसको एक जरासीम के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसको लैब के अंदर ग्रो करना शुरू कर दिया। अब आजकल जो हमारे पास इंसुलिन मौजूद है वो कौन सी इंसुलिन है, ह्यूमन एनालॉग्स हैं। अब ह्यूमन इंसुलिन हम क्यों नहीं यूज़ करते, एनालॉग्स क्यों यूज़ करते हैं? इसकी वजह ये है कि जो ह्यूमन एनालॉग्स हैं वो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, यानी उनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि कितनी देर में उनकी पीक आएगी, कब वो बॉडी कितनी देर में वो काम करेगी, कब वो बॉडी से निकल जाएगी इंसुलिन, वो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, अफोर्डेबल भी ज़्यादा है। और इसकी क्या है कि इसे हाइपोग्लाइसीमिया यानी जो एकदम से ब्लड शुगर को कम करना है उसके चांसेस भी इसके साथ कम होते हैं। अब हमारे पास जो इंसुलिन है, अगर आप उसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे बात करें तो 4 किस्म की है। सबसे पहले हमारे पास आती है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अब इसके अंदर मज़ीद हमारे पास जो आती है वो आती है लिस्प्रो और एस्पार्ट। ये मार्केट में ह्यूमालोग के नाम से भी अवेलेबल है। अब इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि 10 से 15 मिनट में जब आप इसका इंजेक्शन लगाते हैं ह्यूमालोग का या लिस्प्रो एस्पार्ट जिसका केमिकल नाम है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इसका इफेक्ट जो है वो 10 से 15 मिनट के बाद आना शुरू हो जाता है।
यानी ये इंसुलिन लगाने के बाद ये आपको ये यकीनी बनाना पड़ता है कि आपके सामने खाना मौजूद हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इंसुलिन लगाने के बाद आप कोई एक्सरसाइज करना शुरू कर दें या बाज़ार में वॉक करने चले जाएं, तो इससे क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसकी पीक कब आती है, यानी आधे से 1 घंटे के दरमियान इसकी पीक आ जाती है, और 1 से 3 घंटे के जो है ना ड्यूरेशन होता है इसका, जिसके अंदर ये बॉडी के अंदर मौजूद रहती है। इसके अलावा हमारे पास आती है शॉर्ट एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है इसका बॉडी में इफेक्ट आता है आधे घंटे के बाद, और इसके अंदर और इसकी जो पीक आती है वो आती है 1 से 2 घंटे के अंदर, और इसका जो ड्यूरेशन है यानी कितनी देर तक बॉडी के अंदर इसका इफेक्ट रहता है वो है 4 से 6 घंटे। अब इसकी कौन सी एग्जाम है मार्केट में, वो है रेगुलर इंसुलिन, जो एक्ट्रापिड या एक्ट्रैपिड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इंटरमीडिएट इंसुलिन, जिसके अंदर आप जो बहुत ही मशहूर इंसुलिन है जो 1970s में डिस्कवर हुई वो है NPH के नाम से। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये इसका जो इफ़ेक्ट आता है बॉडी के अंदर वो आ जाता है 1 घंटे के बाद, और 2 से 4 घंटे में इसकी पीक आती है, और 10 से 12 घंटे इसका इफेक्ट जो है आपकी बॉडी के अंदर रहता है। यानी अगर आप इसको नाश्ते के टाइम पे लगाते हैं तो यानी सुबह 8 बजे, तो 10-12 बजे जो है इसका वो पीक आएगी, और उसके बाद शाम को अगर सुबह 8 बजे लगाइए तो रात के 8 बजे इसका इफेक्ट जो है बॉडी से ख़त्म हो जाता है। यानी ये डे टाइम इंसुलिन भी आप कह सकते हैं इसको। इसके बाद ये ह्यूमलिन N के नाम से आती है मार्केट में, ठीक है। और जो इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, उसमें हमारे पास अवेलेबल है जो मार्केट में जो उसका ब्रांड नेम है वो लेंटस, और जो उसका केमिकल नेम है वो ग्लार्जीन, या लेविमर भी है, और उसका जो ब्रांड नेम है वो डेटिमर है। तो ये दो जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि इसका जो स्टार्ट होता है एक्शन वो 1 से 2 घंटे में आता है, इसकी कोई पीक नहीं होती, ये थ्रू आउट 24 आवर्स जो है आपकी बॉडी के अंदर अवेलेबल रहती है। यानी अगर किसी ने लेंटस का इंजेक्शन लगाया है सुबह 8 बजे, तो अगले दिन सुबह 8 बजे तक जो है इसका आपकी बॉडी के अंदर एक्शन रहता है, और ये एक बैकग्राउंड इंसुलिन के तौर पे काम करती है। यानी थोड़ी थोड़ी करके अगर जो इंजेक्शन साइट है, यानी अगर पेट पे किसी ने इंजेक्शन लगाया है लेंटस का तो 10 यूनिट्स लगाए हैं, तो ये जो 10 यूनिट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता खून में जाएंगे, और 24 घंटे के अंदर जो है ये पूरे ब्लड के अंदर ये जाते हैं, और इसका जो एक्शन है पूरे 24 घंटे के अंदर बॉडी के अंदर शो होता है, इसकी कोई पीक नहीं होती। ये कुछ टाइप्स थी। एक अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग भी होती है। एक अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग का जो इफेक्ट है वो पूरे हफ्ते तक होता है। वो अभी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इतनी अवेलेबिलिटी उसके नहीं है, तो लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी कि एक ऐसी इंसुलिन, क्योंकि जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसके लिए काफ़ी कोफ्त और परेशानी का बायस होता है कि रोज़ाना उसको इंजेक्शन लगाया जाए। तो अगर उनके लिए कोई ऐसी इंसुलिन मार्केट में आती है और अफोर्डेबल भी होती है कि जिसका जो एक्शन है पूरे हफ्ते के लिए हो, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अभी हमने डिस्कशन की कि क्या इंसुलिन की मेजर टाइप्स हैं, जिनके अंदर एक समराइज़ के कुछ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हैं जिन्हें रैपिड एक्टिंग कहते हैं, फिर शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन है जिनको डिवाइड किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है उनके मोड ऑफ एक्शन पे, कि वो कब अपना काम स्टार्ट करती हैं, कब तक बॉडी के अंदर रहती हैं, और कब बॉडी के अंदर से उनका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इसी के साथ पेशेंट को दिया जाता है, पेशेंट के प्रोफाइल को देखते हुए कि कौन सी इंसुलिन की ज़रूरत है उस पेशेंट में। टाइप्स ऑफ इंसुलिन पे मुकम्मल डिस्कशन की डॉक्टर असफंद खालिद ने, मुकम्मल हमें बताया इन लेमन टर्म्स में कि किस तरह इंसुलिन की कितनी 5 टाइप्स हैं और किस तरह वो बॉडी पे अपना इफ़ेक्ट दे रही होती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है कि इंसुलिन, कौन सी इंसुलिन किसको रिकमेंडेड होती है, किस तरह एक जनरल सा आइडिया कि एक पेशेंट में कौन सी इंसुलिन किस तरह काम करती है, कौन सी टाइप ऑफ डायबिटीज़ के अंदर कितनी इंसुलिन इस्तेमाल होती है। तो मैं ही इस बात को आगे लेके चलता हूँ कि जैसे डायबिटीज़ की 2 मेजर टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसके अंदर इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन बनती ही नहीं है बॉडी के अंदर, एंडोजिनस इंसुलिन इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, और जितनी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है वो आउटसाइड ऑफ बॉडी हमें पूरी करनी पड़ती है।
तो अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, डायग्नोज कर लिया है एक पेशेंट को कि वो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 डायबिटीज़, तो उनके अंदर तो इंसुलिन ही रिकमेंडेशन होगी। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है और कुछ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन अफेक्ट होती है, उसके अंदर काफ़ी हद तक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक से आगाज़ किया जाता है। मेटफॉर्मिन जिसे कहते हैं, ग्लूकोफेज ब्रांड नेम के साथ आती है। और उन टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जब इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आती है तो वो क्या लम्हात हैं कि कब फिर हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। तो नंबर 1 तो है कि आपने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स कोई 2 इस्तेमाल कर लिए हुए हैं, एंड 3 थर्ड आपने कम्बिनेशन इस्तेमाल की है, उसके बाद भी इंसुलिन के जो हाइपरग्लाइसीमिया के इवेंट्स हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो देन इट इज़ इंडिकेशन कि इंसुलिन की ज़रूरत है। और दीज आर द मेजर इंडिकेशंस कि जहाँ पे एक पेशेंट के अंदर हम इंसुलिन इस्तेमाल करेंगे। कौन सी इस्तेमाल करेंगे वो एक डिफरेंट टॉपिक है कि अच्छा एक पेशेंट है जिसके अंदर उनकी शुगर मैनेज हो रही है, लेकिन जब वो खाना खाते हैं पोस्ट पेरेंडियल उनकी शूट कर जाती है, तो हम वहाँ पे जो बोलस इंसुलिन है, जो शॉर्ट एक्टिंग है, रैपिड एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, इन तीनों में से किसी का चुनाव करेंगे, कोई चूज़ करेंगे। लेकिन कोई इस तरह का पेशेंट है जिसको थ्रू आउट द डे रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की, तो उसके अंदर हम बेज़ल इंसुलिन का इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छा जो इंसुलिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकती हैं। यूजुअली पेशेंट्स का सवाल होता है, यूजुअली पेशेंट्स की रिजर्वेशंस होती हैं कि हम इंसुलिन स्टार्ट करेंगे, इंजेक्शन पे आप लगाएंगे तो हम अब खाना हमें साथ रखना पड़ेगा, खाने के बगैर हम हाइपो में चले जाएंगे। तो क्या इस तरह की मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि जिसके अंदर अब इंसुलिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नंबर 1 तो है कि अगर कोई पेशेंट जिसकी अवेयरनेस नहीं है और वो अपने बारे में अपनी इंसुलिन को ख़ुद मैनेज नहीं कर सकता और उसके सपोर्ट सिस्टम के अंदर कोई इस तरह का बंदा नहीं है, सुपरविजन के अंदर नहीं है जो उसको इंसुलिन दे सके, तो तब तो हम इंसुलिन वाले इंजेक्शंस की तरफ नहीं जाते अनलेस कोई मेडिकल प्रोफेशनल या कोई नर्स इन्वॉल्व हो सके। क्योंकि इंसुलिन है तो एक इंजेक्शन जिससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया आ सकता है विच कैन बी फेटल इवन। तो हमें उसका ख्याल रखते हुए ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन से पेशेंट को इंसुलिन एडवाइस की जाए। जी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस और भी हैं कि जिनमें हम ये इंसुलिन नहीं देते। तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक कि ये इंसुलिन हम किस डोजेज में स्टार्ट करेंगे। तो यूजुअली जो एक डॉक्टर है वो अपने पेशेंट के साथ एक उनके BSR चार्ट पे काम करता है कि किस वक्त उनकी BSR जो सुबह चेक होती है बिफोर ब्रेकफास्ट वो किस अमाउंट में आ रही है, कितनी क्वांटिटी में आ रही है। देन आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर एवरी मील चेक की जाती है उनकी इंसुलिन, उनकी BSR, उनकी ब्लड शुगर। उस अमाउंट से फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी की और क्या रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की। तो इसी तरह हम बेज़ल इंसुलिन एंड बोलस इंसुलिन का चुनाव करते हैं उनकी डोजेज का एंड उनकी टाइप का। तो ये कुछ थे टॉपिक्स रिगार्डिंग के क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकती हैं। यूजुअली मैं ज़रा एक कमेंट दे दूं जी जी कि एक चीज़ तो ये है कि जो आपने कमेंट दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि ख़ुद इसको मैनेज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली एक तो उसमें अनएजुकेटेड लोग आ जाते हैं कि भाई पढ़े लिखे नहीं हैं। दूसरा ये है कि भाई आई साइट आपकी बहुत वीक है। तीसरा ये है कि भाई पेशेंट का जनरल IQ ही बहुत पुअर है। तो इन सिचुएशन में वो अपने आप को डैमेज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बेहतर होने के। जहाँ तक इंसुलिन डोजेज का ताल्लुक़ है उसमें भी बहुत वेरिएशन है, बहुत डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लेकिन एक छोटा सा फार्मूला है जो कि हम वैसे शेयर कर देते हैं अपने नाज़रीन के साथ। वैसे तो ये हमारे मेडिकल का मैनेजमेंट का है कि 0.5 यूनिट्स पर किलोग्राम बॉडी वेट, ये एक एवरेज BMI का आदमी है। अगर उसके
BMI का मतलब है कि वो मोटा आदमी नहीं है, लेकिन अगर आदमी मोटा है, उसका BMI ज़्यादा है, तो आप इवन दूसरे एंड पे अगर मॉर्बिड ओबेसिटीज़ को हम कहते हैं, जबकि BMI आपका 30-35 तक चला जाता है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो वहाँ पे आपको इवन 1 मिलीग्राम पर 1 यूनिट पर किलोग्राम के साथ डिवाइडेड डोजेज़ में, और उसमें ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि 2/3 जो है 75% वो स्लो एक्टिंग हो और 25% जो है वो शॉर्ट एक्टिंग हो, लेकिन वो उसकी हम कॉम्बिनेशन बना के ऐसे देते हैं कि पेशेंट उसको टॉलरेट कर सके। बिल्कुल। अच्छा, इंसुलिन के बारे में कुछ मिथ्स भी हैं, जैसे हमने शो के आगाज़ में शुरू में मेंशन किया कि लोग डरते हैं, कतराते हैं कि इंसुलिन नहीं चाहिए। इसके साथ मुझे जैसे लास्ट मुझे याद आ रहे हैं, मेरे पेशेंट थे तो उनका कंसर्न था कि नहीं, मेरे चाचू ने भी इस्तेमाल की थी और विद इन 1 मंथ ही डाइड, ही पास्ड अवे। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसुलिन की वजह से हो। ऑफ कोर्स जैसे मेंशन किया कि हाइपोग्लाइसीमिया एक फेटल कॉम्प्लिकेशन है इंसुलिन की, लेकिन वो अवॉइड की जा सकती है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो रही है वो सेपरेट है। जो किसी और कॉम्प्लिकेशन से, डायबिटीज़ के अनमैनेज होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, उनकी वजह से भी डेथ अकर हो सकती है। जो पेशेंट्स पाकिस्तान में जैसे हम बात करें, जो आ रहे होते हैं लेटर स्टेजेस के अंदर, 50 एज के अंदर, 60 एज के अंदर, अपनी थ्रू आउट लाइफ अनमैनेज्ड डायबिटीज़ के साथ, कभी उन्होंने परहेज़ नहीं किया, वॉक नहीं की, एक्सरसाइज नहीं की, तो वो जब इंसुलिन इस्तेमाल स्टार्ट करते हैं तो उनकी बॉडी में काफ़ी इफ़ेक्ट अच्छा भी आता है, लेकिन फिर भी वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है डाइट्री, वो उसको मेंटेन नहीं रखते, उसमें तब्दीली नहीं लाते। एक्सरसाइज का कहा जाए तो एक्सरसाइज की तरफ नहीं ले जाएंगे, तो इस तरह कुछ कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। इसमें आई थिंक हमें जो एजुकेट करने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि, और इस पर हमें फिर रिपीटेडली दोहराना पड़ेगा इस चीज़ को, कि एंड ऑफ द डे सारा सब कुछ जो है वो इंसुलिन ने ही करना है। और हम जो इवन दवाइयाँ भी दे रहे हैं, गोलियाँ वगैरह, टैबलेट्स, वो इंसुलिन के इर्द गिर्द हम खेल रहे हैं। या तो हम उसी जो थोड़ी इंसुलिन है जिस्म में, उसको वो दवाइयाँ कोशिश करिए कि वो ही हमारे लिए काफ़ी हो जाए, ठीक है, या थोड़ी सी इंसुलिन को बढ़ा रही हैं दवाइयाँ, या फिर ये है कि उस इंसुलिन को ज़्यादा देर तक सिस्टम में रख रही हैं। तो लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि इंसुलिन कोई हवा या कोई बाहर की चीज़ नहीं है, इंसुलिन ही सारी गेम है, और उसी इंसुलिन के इर्द गिर्द हम फिर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि टाइप 1 में तो इंसुलिन है ही नहीं है, तो उसका तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है, एक्सोजेनस ही सारी देनी पड़ेगी। टाइप 2 में ये है कि इंसुलिन है लेकिन वो काफ़ी नहीं है, तो इन दवाइयों से हम कोशिश करते हैं कि वो काफ़ी हो जाए। तो मेन चीज़ ये होती है कि लोगों के जहन से एक चीज़ ये डेफिनेटली निकाल देनी है हम लोगों ने, और कोशिश करनी है कि इंसुलिन कोई बाहर की वो खिलाई मखलूक नहीं है, वो ही चीज़ है हमारे सिस्टम में जिसको हमने मैनेज करना है, चाहे वो हम गोलियों से करें, और एक टाइम आता है कि जब वो गोलियों से नहीं होती तो फिर हम इंसुलिन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या आउट ऑफ रूटीन चीज़ नहीं है। बिल्कुल। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन सारा रिवॉल्व अराउंड कर रहा है इंसुलिन पे, इंसुलिन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, कैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर इंसुलिन अपना रोल देती है। सारी की सारी, जैसे डॉक्टर शाहिद ने भी बताया, गेम इंसुलिन की ही है कि किस तरह हम मेडिकेशन दे के, चाहे वो ओरल है, इंजेक्टेबल है, इंसुलिन इन इटसेल्फ, इवन डाइट उनकी, पेशेंट की एक्सरसाइज हो गया, उनकी स्लीपिंग पैटर्न्स हो गए, उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गए, हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं उनकी इंसुलिन को मैनेज करने, उनको सब कुछ बता रहे होते हैं ताकि उनकी इंसुलिन की मैनेजमेंट रहे, बरकरार रहे। तो इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलेंगे। मैं डॉक्टर सलमान से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा सा हमें बताएं कि ये इंसुलिन लगानी कैसे है, कि एक पेशेंट है वो जिसे आइडिया नहीं है, फ़र्स्ट टाइम वो आया है हमारे पास, हमने उन्हें बताना है कि इंसुलिन ये चीज़ है, इतने यूनिट लगा के, इतने यूनिट निकाल के, इतने यूनिट इस तरह लगाने हैं, क्या रखना कहाँ पे है, फ्रिज के अंदर, बाहर भी रख सकते हैं, कि किस तरह मॉनिटरिंग रखनी है। तो क्या सारी चीज़ें हैं रिगार्डिंग इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद। बड़ा अहम टॉपिक है मेरे ख्याल में ये,
और स्पेशली अगर हम बात करें एक ऐसा मरीज़ जो जिसको अभी स्टार्ट की जा रही है इंसुलिन, तो ये हिदायत उनको देना ताकि उनकी जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है डायबिटीज़ की वो उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो सके, बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे कॉमनली अगर देखा जाए, अपने हमारे नाजरीन ने जो देखा होगा कि इंसुलिन एक सिरिंज के ज़रिए इंजेक्ट की जाती है बॉडी में, और इंसुलिन जो है वो एक छोटी सी वायल में अवेलेबल होती है, वायल की फॉर्म में। डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट वायल्स होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। इनको ख़रीदा जाता है जो भी प्रिस्क्राइब की जाए किसी पेशेंट को उसके मुताबिक, और फिर उसको एक सिरिंज में भर के एक जो आम सिरिंज हम जो टीका देखते हैं जो लगाया जाता है बाजू में या वेन में, शरेयान में, उससे मुख्तलिफ होता है। थोड़ा बारीक सिरिंज होती है इंसुलिन की सिरिंज, उसमें भर के फिर वो उसको हम डिफरेंट लोग डिफरेंट जिस्म के हिस्सों पे लगाते हैं। कहाँ कहाँ लगाई जा सकती है उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो चंद जो कंसिडरेशंस हैं जिनको ज़हन में रखना होता है, चंद चीज़ें प्रेस्क्राइब करते हुए और तरीका बताते हुए, उनमें से पहली चीज़ तो ये है कि पेशेंट का एजुकेशन लेवल क्या है। क्या मरीज़ जो है वो अपनी बीमारी को और उस बीमारी का जो इलाज है उसको इतना बेहतर तरीके से समझ सकता है, उसमें एक कैपेबिलिटी है कि वो बता सके कि कौन सी इंसुलिन किस वक्त यूज़ करनी है और कौन सी इंसुलिन के कितने यूनिट मैंने उस सिरिंज में भर के लगाने हैं। हमने मैक्सिमाइज़ जो करना है वो हमने रिडक्शन ऑफ एरर को मैक्सिमाइज़ करना है कि जो इंसुलिन की ज़्यादती और कमी की वजह से जो मसाइल आ सकते हैं उनसे बचना है। अगर इंसुलिन ज़्यादा लगा ली जाए तो उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर सकता है। इसी तरह अगर इंसुलिन लंबे अरसे तक अपनी ऑप्टिमल मिकदार से कम लगाई जाए तो जो ग्लाइसीमिक कंट्रोल, जो शुगर का लेवल हम अचीव करना चाह रहे हैं, हमें वो नहीं अचीव हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या वो इंसान खुद इस काबिल है और इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो अपनी इंसुलिन खुद इंजेक्ट कर सके। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर हमें घर में उसके आसपास कोई ऐसा फ़र्द ढूंढना पड़ता है। उसके बच्चों में से हो सकता है, वो उस पेशेंट की स्पाउस हो सकती हैं, उनकी बीवी हो सकती है, या कोई अगर और फीमेल पेशेंट है तो उनके हस्बैंड हो सकते हैं, या घर में कोई भी ऐसा शख्स जो बेहतर तरीके से समझ सके उस इंसुलिन के फॉर्मुलेशन के प्रोसेस को और फिर इंजेक्ट करने के प्रोसेस को। तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वो फ़र्द होगा जो ये ज़िम्मेदारी ले सकता है। जब भी हमने पता कर लिया कि कौन ये ज़िम्मेदारी ले सकता है, तो फिर हमने समझाना जो होता है वो इस तरह से कि सबसे कॉमनली हम देते हैं जो तरीका होता है वो एक, जिस तरह मैंने बताया कि सिरिंज और एक वायल, उसमें से आपने इंसुलिन के जितने भी प्रिस्क्राइब्ड यूनिट्स हैं वो भरने, और मोस्टली लोग देखते हैं हम उनको अपने वो पेट पे लगाते हैं स्किन के अंदर, यानी सबकुटेनियस आपकी जो स्किन है उससे थोड़ा सा नीचे आपने सिरिंज की नीडल को ले जाना है और आपने वहाँ पर इंसुलिन को इंजेक्ट कर देना है और वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाती है। पट्ठे में और शरेयान में भी बाज़ औक़ात हमें लगाना पड़ती है इंसुलिन, लेकिन वो कुछ ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हमें बहुत जल्द असर चाहिए होता है इंसुलिन का, तो ये एक अलग सिचुएशन बन जाती है। तो मोस्टली पेट एक ऐसी कॉमन जगह है जहाँ पर लोग लगाते हैं। इसके अलावा थाइज़, आपके जो रान है, रान के एरिया में बहुत से लोग लगा सकते हैं, आप अपने बाजू में लगा सकते हैं। बाजू के अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने कूल्हे की जो हिस्सा है जिस्म का, वहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये वो ऐसे एरिया जहाँ पर फैट ज़्यादा होता है और वहाँ पर आपको जो इंजेक्शन के कह लें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं सिरिंज के इंजेक्ट करने के, वो कम फील होते हैं। और आपको जगह चेंज करके बार बार लगानी चाहिए। एक ही जगह पर बार बार इंजेक्शन लगाने से भी कुछ मसाइल क्रिएट हो सकते हैं, मसले आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने आज पेट पे लगाई है तो कल आप पेट पे ही किसी और जगह पर लगा लें। इसी तरह फिर आप बाजू पे जा सकते हैं, इसी तरह आप अपने रानों पे जा सकते हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट दिनों में लगा सकते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मार्केट में कुछ और ऐसी कह लें टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, या एक ऐसे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं जो इस प्रोसेस को मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो तो इंसुलिन पेन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। उनका फ़ायदा ये होता है कि उनमें जो इंसुलिन है वो प्री मिक्स्ड ऑलरेडी मौजूद होती है, और पेशेंट ने क्या करना होता है कि उस पेन को उसी को सिंपल ले जा के इंजेक्ट करना है सिर्फ। तो इसमें ये फ़ायदा उन लोगों को हो सकता है जिनको कुछ अव्वल तो इतनी अच्छी समझ बूझ नहीं है अपनी इंसुलिन की डोजेज की। सेकेंडली बहुत से लोग जिनकी विजुअल इम्पेयरमेंट होती है उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि वो जो एक मैनुअल प्रोसेस है इंसुलिन को सिरिंज में भरने का, उसको बाईपास करके सिंपल वो पेन के ज़रिए इंजेक्ट कर सकते हैं। इससे जो कुछ नुकसानात हैं उसमें से एक ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है अक्सर औक़ात, तो ये एक थोड़ा सा इसका मसला है। इसके अलावा इंसुलिन पंप भी अवेलेबल्स हैं।
अवेलेबल हैं। इंसुलिन पंप ऐसा होता है कि वो एक कैथीटर जो अब आपकी स्किन के अंदर मुस्तकिल तौर पे फिक्स कर दिया जाता है या इम्प्लांट कर दिया जाता है, और फिर उसके साथ एक एसोसिएटेड अटैच पंप होता है इंसुलिन का, जो वक्तन फ़वक्तन जो भी उस पर हम टाइम सेट करते हैं, जो भी उसकी हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उसके मुताबिक इंसुलिन को हमारी बॉडी में पंप करता रहता है। इसके जो फ़ायदे हैं उनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इतना एक्यूरेट टाइम्स पे, इतने सेट टाइम पे और एक बड़े ही बेहतरीन अंदाज से जितनी मकदार चाहिए होती है वो इंजेक्ट करता है कि लॉन्ग रन में पेशेंट्स का जो ग्लाइसीमिक कंट्रोल है या HbA1c है वो कंट्रोल में आता है, और वो बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की हम जो है शुगर उसकी रेगुलेट कर सकते हैं पेशेंट की। नुकसानात में फिर यही आता है कि ये पेन से भी थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और बाज़ औक़ात इसमें जो पेशेंट्स हैं वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं इसकी कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए यूज़ करने में। तो ये कुछ कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड्स हैं जो आम तौर पे हमारी लोगों ने जिनको देखा होता है या जिनको वो समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स हैं, लेकिन वो चूँकि इतनी कॉमन नहीं है तो हम अभी उन पे बहस नहीं करेंगे। इसके बाद आपने बात की कि स्टोरेज, ऑप्टिमल स्टोरेज या बेहतरीन तरीके से कैसे रखना कहाँ है ऑक्सीजन को। तो पहली बात तो ये कि ये मसला वहीं आता है जहाँ पर आप मैनुअली बना रहे हैं, आप वाइल ख़रीद रहे हैं इंसुलिन की और उसको आप सिरिंज में भर रहे हैं। तो अब इसमें कुछ अहम चीज़ें हैं। अगर तो वो आपने जो वाइल ख़रीदी है इंसुलिन की, अगर आपने उसको अभी खोला नहीं है, वो पैक्ड है, तो आपने उसको बहुत ही कम टेम्परेचर पे 6 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने उसे स्टोर करना होता है, यानी कि उसको ठंडे इन्वायरमेंट में रखना है, फ्रिज में आपको रखना पड़ता है ताकि वो ख़राब ना हो। अगर आपने वो वाइल खोल ली है, उसकी जो ऊपर सील है उसको खोल लिया और इस्तेमाल में ले आए आप उसको, तब आप उसको रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं, जो कि आपका 26 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 के दरमियान हो सकता है, और एनीथिंग अबव 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ एक्सेप्टेबल। उसमें वो इंसुलिन ख़राब नहीं होगी। उसके अलावा आपने धूप से, डायरेक्ट धूप से, सनलाइट से उसको बचाना है, ड्राई हीट से आपने उसको बचाना है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो पड़ी ख़राब हो सकती है। इसी तरह आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, आपने उसकी एक्सपायरी डेट को मद्देनज़र रखना है कि कब एक्सपायर हो रही है। एक्सपायर्ड इंसुलिन इस्तेमाल करना भी नुकसानदेह हो सकता है। तो ये चंद एहतियातें हैं जो आपने स्टोर करते हुए उसको इस्तेमाल करने से पहले जिनको जहन में रखना होता है। जी हाँ, और बहुत अहम चीज़ ये है कि आपने फ्रीज़ नहीं करना बिल्कुल भी। फ्रीज़ रेफ्रिजरेटर में आपने उसको अगर रखेंगे उसको, या उसको आप उसकी बर्फ़ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर अहमद स्टोरेज, इसके अलावा आप क्या पूछना चाह रहे थे? इसके अलावा कि सेल्फ मॉनिटरिंग हाँ, कैसे हो monitoring, सकता जी, है, बिल्कुल, हम बिल्कुल। क्या पर हम इंसुलिन इस्तेमाल तो कर ली है, बिल्कुल। तो उसके बाद दोबारा कब शुगर हमें चेक करनी बिल्कुल। चाहिए? तो अब जो पेशेंट इंसुलिन इस्तेमाल करता है उसके लिए बड़ा अहम है उस मॉनिटर भी करना अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को, और इस चीज़ को मॉनिटर करना कि इंसुलिन का इफेक्ट जो है वो कितना आ रहा है। किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए जो इंसुलिन ले रहा है, हम पहले भी ये बात करते रहते हैं कि अपनी बीमारी को समझना उसके लिए बहुत अहम है, और अपनी बीमारी को समझने में एक चीज़ ये भी शामिल है कि जब वो इंसुलिन ले रहा है तो उसको अपनी बॉडी की इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। एक बॉडी की इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स किस कंडीशन में किस तरह चेंज हो जाती है, ये पता होना, ये एजुकेट करना हमारी बतौर डॉक्टर ज़िम्मेदारी है और बतौर पेशेंट मरीज़ की ज़िम्मेदारी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक इंसान एक्सरसाइज करता है, तो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है और अपनी एक्सरसाइज की एक्टिविटी के लेवल को बढ़ाता है, तो बाज़ औक़ात उसकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम हो जाती है। तो उसमें हमें अक्सर औक़ात यूनिट्स उसके चेंज करने पड़ते हैं। इसी तरह ये पता कैसे चलता है कि उसकी रिक्वायरमेंट कम हुई है, ये जब वो रेगुलरली अपनी उस एक्सरसाइज के साथ अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल की मॉनिटरिंग को भी लेके आएगा, कि वो देखेगा कि मेरे एक्सरसाइज करने के बाद मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल कहाँ खड़ा है, और क्या इसमें हमें इंसुलिन को ऊपर नीचे करने की कोई ज़रूरत है या नहीं है। तो आम तौर पे सबसे पहले तो सेल्फ मॉनिटरिंग होती है कि एक ग्लूकोमीटर आपके पास घर में होना चाहिए, जिससे ये कि आपने अक्सर देखा होगा, एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि एक सुई छोटी सी लेंसेट के थ्रू आप एक प्रिक करते हैं स्किन को, और उसमें से निकलने वाला जो एक खून का कतरा होता है उसको एक स्ट्रिप पे लगा के उस मीटर के अंदर डालते हैं। वो मीटर आपको आपके जो खून के अंदर शुगर का लेवल है वो बता देता है। तो सबसे जो कन्वीनियंट चीज़ है वो हमारे लिए, हमारे पास ग्लूकोमीटर है, घर में इसको आप रखते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। किन किन औकात पे करनी चाहिए ये भी अहम है। अब इसमें आपकी जो डोजेज है, आपकी जो इंसुलिन का रेजिमेन है वो बड़ा मैटर करता है कि आप क्या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं या कि आप शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बिफोर एवरी मील यूज़ कर रहे हैं,
तो उस हिसाब से ये टाइम सेट करना पड़ता है। तो आमतौर पे जो रिकमेंडेड होता है वो ये होता है कि आपने मील्स खाना खाने से पहले बिफोर एवरी मील आप अपनी ग्लूकोज लेवल को चेक करें। इसको हम थोड़ा सा हमें फास्टिंग ग्लूकोज लेवल का आइडिया हो जाता है कि पेशेंट का क्या है। इसी तरह ज़रूरी रेगुलरली नहीं लेकिन कभी कभी रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ ना कुछ वक्त गुजरने के बाद आपको पोस्टप्रेंडियल मतलब खाने के बाद 2 घंटे बाद अपने शुगर लेवल को भी चेक करना चाहिए, रेकमेंडेड है। इसी तरह बेड टाइम सोने से पहले आप अपनी शुगर लेवल को देखें कि क्या शुगर का लेवल जो है वो ऑप्टिमम है या नहीं है, टू रूल आउट द रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया ड्यूरिंग द नाइट। इसी तरह अगर आपने एक्सरसाइज शुरू की है या आपने अपना एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाया है तो आप अपनी उस एक्सरसाइज से पहले या बाद में जो आपका चेक कर सकते हैं। बेसिकली जब आपको सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं, आपको लग रहा हो कि कुछ हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है कि आपके ब्लड के अंदर शुगर की अमाउंट कम हो गई है, तो एहतियातन आप उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोमीटर तो एक डायबिटिक का पार्ट एंड पार्सल बन गया होता है कि वो उसे रखना पड़ता है। इसमें इंपॉर्टेंट एक बात और मैं ऐड कर दूं कि जो कैलिब्रेशन है अपने ग्लूकोमीटर की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारा ग्लूकोमीटर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़ाना की बेसिस पे, जिसके मुतल्लिक हम इतने कॉन्शियस हैं, जिस पे हम अपनी इंसुलिन देख रहे हैं, तो वही चाहे अगर हमारा ख़राब है तो हमें तो रीडिंग ख़राब मिल रही है। तो कैलिब्रेशन किट इसके साथ आती है, एक यूनिवर्सल फ्लूइड सा है जिसके अंदर जो ग्लूकोमीटर में हम डालते हैं तो वो हमें रीडिंग देता है। तो उसके अगर उसकी रीडिंग ठीक आती है तो इट मीन्स कि योर ग्लूकोमीटर इज़ करेक्ट, इट इज़ सही काम कर रहा है, आपकी शुगर की अमाउंट ऊपर नीचे नहीं कर रहा, ख़राब नहीं आपको रीडिंग दे रहा। तो कैलिब्रेशन आपको महीने में एक बार कर लेनी चाहिए। दिस इज़ समथिंग यू शुड बी अवेयर अबाउट। और इसी तरह पता होना कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया के साइंस क्या हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको फ़ील हो रहा हो कि आपको शुगर का लेवल ड्रॉप कर रहा है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। वो अलामात आते ही आपको फ़ौरन अपना ग्लूकोज का लेवल चेक करना पड़ता है ग्लूकोमीटर के थ्रू कि क्या कम तो नहीं हो रहा, फिर उसके मुताबिक एहतियाती तदाबीर आपको लेनी पड़ती हैं। और अगर ऐसी एपिसोड मोर फ्रीक्वेंटली आ जाए तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या मेरी अभी जो करंट रेजिमेन है, जो मैं इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है या नहीं है। और आखिरी बात इसमें मैं करना चाहूँगा कि इसी तरह बहुत सी, जिस तरह जिद्दत की हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी आज अवेलेबल हैं। लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो आप इस तरह ग्लूकोमीटर के अलावा लॉन्ग टर्म में आप HbA1c जो हर 3 महीने बाद हम करवाते हैं वो भी बहुत अहम है देखने के लिए कि हाँ क्या हमें जो एवरेज ग्लूकोज लेवल है वो ठीक रह रहा है या नहीं रह रहा, और क्या इसमें हमें तब्दीली की ज़रूरत है इंसुलिन में या नहीं है। और इसी तरह फिर अगर जिद्दत की तरफ जाएँ तो कुछ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग वाले आलात भी हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं, जो कि वक्तन फ़वक्तन एक सेट फ्रिक्वेंसी पे आपकी बॉडी में ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये चंद ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी ऑक्सीजन को ब्लड शुगर को मॉनिटर कर सकते हैं। और थैंक यू आपके डॉक्टर सलमान। मोबाइल के साथ कनेक्टेड भी होते हैं जो बिल्कुल थैंक यू डॉक्टर सलमान, आपने एक खुलासा दे दिया है कि किस तरह इंसुलिन को लगाया जाए और किस तरह इंसुलिन को मॉनिटर किया जाए और शुगर को मॉनिटर किया जाए। आखिरी टॉपिक कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस, कुछ स्पेशल इंसुलिन एडजस्टमेंट्स के मुतल्लिक है, जिसमें मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आयशा हमें कुछ गाइड करें कि किस तरह कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर, जैसे रमज़ान हो गया, कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, डायरिया हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है, फ़ीवर हो जाता है, कोई सर्जरी प्लान हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ों के अंदर किस तरह इंसुलिन को मैनेज किया जाता है, क्या इंसुलिन की एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। जी डॉक्टर आयशा। डॉक्टर अहमद, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रखा है। तो जिस तरह हम लोग देखते हैं कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन, जिस तरह भी आपने पूछा, तो वो स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो डिफरेंट नौइयत की हो सकती है। मिसाल के तौर पे कि अगर बंदा जो है वो किसी दिन ज़्यादा खाना खा रहा है, जिस तरह कोई सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है, किसी शादी पे चला गया है, या किसी दिन कम खाना खा रहा है, मिसाल के तौर पे ख़ास तौर पे रमज़ान में हम लोग ये पैटर्न देखते हैं, तो उन सिचुएशंस में हमें किस तरह से डील करना चाहिए अपनी नॉर्मल इंसुलिन डोजिंग को। और अगर कोई एडिशनल स्ट्रेस या सर्जरी या इस तरह की कोई हेल्थ क्राइसिस आ गया है, स्पेशली अगर पेशेंट को हॉस्पिटल सेटिंग्स में एडमिट होना पड़ गया या कोई सर्जरी है, तो किस तरह से इंसुलिन की डोजिंग को आप लोगों ने मैनेज करना होता है। तो बेसिकली ये है कि जब हम लोग अपना मील स्किप करते हैं, जिस तरह फास्टिंग में है, तो उसमें भी ये होता है कि जो बेजल इंसुलिन है, जिस तरह हम लोग ने पहले भी अपने शोज़ में बात की कि मेनली 2 तरह की इंसुलिन होती हैं, एक बेजल और एक बोलस। बेजल का मतलब ये होता है कि जो बैकग्राउंड में अपना जो असर है वो स्लोली कर रही है, यानी कि
उसकी एक जो है उसकी क्वांटिटी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, उसके यूनिट्स फिक्स्ड होते हैं और उनका जो असर है वो हर घंटे के हिसाब से जो है वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा आ रहा होता है। और फिर उसके सुपर इम्पोज यानी कि उसके अलावा जो है वो एक बोलस की फॉर्म में होती है जो दिन में 2 से 3 दफ़ा लगाई जाती है ज़रूरत के तहत कि पेशेंट का शुगर कंट्रोल किस तरह का है और उसकी ज़रूरियात जो है इंसुलिन की वो किस तरह से वेरी करती हैं। तो उसकी जो डोज़ है उसको कम ज़्यादा किया जा सकता है अगर हम अपना खाना जो है उसका इंटेक कम या ज़्यादा कर रहे हैं, जिस तरह फास्टिंग है या कोई शादी ब्याह का मौका है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि जब हमारे पास पेशेंट जो है वो सर्जरी में होता है या कोई आईसीयू सेटिंग में क्रिटिकल केयर में है, तो अब इसमें बेसिकली 2 चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती हैं कि कोई भी स्ट्रेस जो है वो हम लोगों को पता है कि खून में हमारे जो शुगर का लेवल है उसको ज़्यादा करवाता है। किसी भी किस्म की टेंशन बेशक वो फिज़िकल है यानी कि कोई चोट लग गई है, कोई ऑपरेशन हो गया है या कोई मेंटल या इमोशनल अगर टेंशन है, हम परेशान हैं, वैसे ही किसी और की टेंशन ली है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो कोई भी इस तरह का जो भी स्ट्रेस होता है वो खून में हमारे शुगर के लेवल्स को ज़्यादा करवाता है। अब इससे उलट एक बिल्कुल कंडीशन जो देखने में आती है कि जब स्ट्रेस होते हैं या हॉस्पिटल सेटिंग में जब एक पेशेंट एडमिट है कि उसकी भूख की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो गई है, यानी कि उसको भूख लगती ही नहीं है। दूसरी चीज़ फिर ये आती है कि जिस तरह अगर हम लोग सर्जरी की बात कर रहे हैं तो अक्सर सर्जरीज़ में कुछ देर के लिए पेशेंट को भूखा रहना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर सुबह सर्जरी है तो पेशेंट जो है वो रात को 10 या 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं पिएगा। फिर अगर कोई डे केयर प्रोसीजर्स भी हैं जिस तरह क्लोनोस्कोपी है, एंडोस्कोपी है, यानी कि अगर आंतरियों का कोई कैमरा डाल के एग्जामिनेशन करना है या जो खुराक की जो नाली है उसका कोई एग्जामिनेशन करना है, तो उसमें भी रिक्वायरमेंट होती है कि पेशेंट जो है वो कुछ टाइम तक कुछ भी खाना ना खाए और सारा जो एक खुराक का पैसेज है, रास्ता है जो खाने पीने का, उसको साफ़ किया जाता है मुख्तलिफ़ दवाइयों के ज़रिए। तो अब इन सारी कंडीशंस में हमें 2 तरह के मतलब जो है ऑपोजिट चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि एक तो ये कि स्ट्रेस की वजह से शुगर का लेवल खून में ज़्यादा हो रहा है और दूसरा ये कि भूख कम होने की वजह से या ख़ुद पेशेंट को ये कहने के लिए कि आपने खाना नहीं खाना सर्जरी से इतने घंटे पहले, तो जो शुगर का लेवल है वो ड्रॉप भी कर सकता है। तो अब ये जो 2 ऑपोजिट फिनोमिनन्स हैं इनको बैलेंस करके तो फिर हमें जो है वो पेशेंट के इंसुलिन को एडजस्ट करना पड़ता है। अब पेशेंट जब हमारे पास अगर क्रिटिकल सेटिंग्स में आता है तो सबसे जो एक बेटर अप्रोच है वो यही होती है कि अगर पेशेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक है, कॉन्शियस नहीं है या फिर अगर वो खाना पीना नहीं खा पा रहा, तो उसको अगर वो घर में जो है वो दवाइयों पे था तो उसको दवाइयों की जगह हम लोग इंसुलिन पे शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो इतना ज़्यादा बीमार नहीं है और खाने पीने के लायक या काबिल है अभी कि वो दिन में 3 दफ़ा खाना खा सकता है, उसके होश ठीक है, तो गनूदगी में वो नहीं है, बात को अच्छी तरह समझ लेता है, तो वो दवाइयाँ भी कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जो ज़्यादा सिक पेशेंट्स हैं उनकी हम दवाइयाँ छुड़वा के उनको इंसुलिन पे शिफ्ट कर देते हैं। अब इसमें बेसिकली यही है कि हम लोगों ने एक बड़ा एक कैलकुलेटेड सा तरीका होता है कि हम लोगों ने हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि खून में शुगर के ज़्यादा और कम लेवल्स को बैलेंस करके एक बीच की डोज निकालनी होती है इंसुलिन की। एग्जैक्टली। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि ये बात हम पहले भी बताते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया जो है यानी कि जब खून में शुगर का लेवल ज़्यादा है, अगर फौरी तौर पे वो थोड़ी देर के लिए ज़्यादा हो गया तो वो नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर आपका हाइपोग्लाइसीमिया हो गया यानी कि खून में शुगर का लेवल एक हद जो एक नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल सेट पॉइंट वैल्यू है, उससे अगर कम हो गया है तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए जो भी इस तरह के पेशेंट्स होते हैं हम उनमें बहुत ज़्यादा टाइट ग्लाइसीमिक इंडेक्स ग्लाइसीमिक कंट्रोल की तरफ नहीं जाते हैं। यानी कि अगर थोड़ा सा जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाए तो वो काबिल कबूल है, लेकिन अगर लेवल जो है वो कम हो जाए तो वो ज़्यादा ख़तरनाक बात हो सकती है। तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। फिर एक ये चीज़ होती है कि जिस तरह अगर किसी पेशेंट ने सीटी स्कैन करवाना है, स्पेशली अगर कोई डाई है या कंट्रास्ट है, तो ये सारी दवाइयाँ जो हैं ये गुर्दों पे असर रखती हैं। तो इसकी वजह से जब इस तरह का भी कोई प्रोसीजर करवाना होता है और अगर कोई मरीज़ जो है उसके साथ शुगर भी है, तो अपने जो डॉक्टर हैं जो आपको एडवाइस कर रहे हैं कि ये फ़लाना टेस्ट आप लोगों ने करवाना है, तो डॉक्टर को लाजमी बताएं कि आप जो हैं वो डायबिटिक हैं यानी कि आपको शुगर का मसला है और आप उसके इलाज के लिए इंसुलिन ले रहे हैं। फिर एक और चीज़ ये आ जाती है कि जिस तरह भी हम लोगों ने बात की कि जब सर्जरी हम लोग करते हैं तो उससे पहले जो है वो हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने इतनी देर पहले खाना नहीं खाना, ठीक है। तो अब अगर जो पेशेंट है वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पे है, जिस तरह ख़ास तौर पे मेटफॉर्मिन के बारे में आपने बात की, ग्लूकोफेज के नाम से जो बहुत ज़्यादा जानी मानी जाती है, तो हम पेशेंट की वो डोज़ जो है सर्जरी से पहले की वो मिस करवा देते हैं, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि सर्जरी यानी कि ऑपरेशन का जो टाइम है वो दिन में सुबह के टाइम था या दोपहर के टाइम है या शाम के टाइम है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल हैं इस चीज़ में। फिर एक ये चीज़ आती है कि जो मरीज़ इंसुलिन पे है, अक्सर जब डिज़ीज़ जो है वो बढ़ती जाती है, और जिस तरह हम लोग बात करते हैं कि शुगर अगर काफ़ी लंबे अरसे तक अनमैनेज रहे या उसका जो लेवल है वो अनकंट्रोल्ड रहे, तो कुछ पेचीदगियाँ आ जाती हैं। अब उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पेचीदगी होती है कि गुर्दे मुतासर होते हैं और गुर्दे सही काम नहीं करते। अब जो इंसुलिन है वो जिस्म से निकलती गुर्दों के ज़रिए है, यानी कि उसने अपना असर दिखा के जो उसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं गुर्दों ने उसको निकालना होता है। अक्सर जो लोग हैं वो ये बात भी करते हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब हम वैसे तो बीमार हुए हैं और उनको गुर्दों का मसला चल रहा होता है, लेकिन हमारी जो शुगर है वो बेहतर हो रही है और हमें इंसुलिन की कम ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली वो इसलिए होता है क्योंकि आपके गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं और वो उस इंसुलिन को उस सेट टाइम में या उतनी ख़ास मिकदार में जिस्म से नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से वो जो इंसुलिन है उसका टाइम ऑफ एक्शन, यानी कि वो कितनी देर के लिए, कितने घंटों के लिए जिस्म में काम करेगी, वो ज़्यादा होता जाता है। यानी कि जो उसका असल घंटे थे, मिसाल के तौर पे अगर एक इंसुलिन ने 12 घंटे काम करना होता है आपके बॉडी में, तो फिर वो 16 से 18 घंटे तक चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जिनको हम लोगों ने साथ साथ देखना होता है, इसलिए काफ़ी इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया जाता है कि जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग में जाते हैं या किसी भी मसले के सिलसिले में अगर आप अपने डॉक्टर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनको अपने सारे जो सेहत के बाकी भी मसले हैं जो बज़ाहिर आपको लग रहा है कि इस मसले से लिंक नहीं है, तो डॉक्टर से इस मुतल्लिक जो है वो लाजमी शेयर करें। आखिरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी इस बारे में कॉन्शियस होते हैं, और उनमें एक सबसे बड़ा मसला आता है वेट गेन का। तो वेट गेन जो है उसका एक मेजर जो बैकग्राउंड रीज़न है वो बेसिकली ये होती है कि शुगर के मरीज़ों को ये लगता है कि चूँकि अब हमने इंसुलिन लगा ली है और अब हम जो है खाना जितना मर्ज़ी खा सकते हैं, तो वो एक साइड पे इंसुलिन लगा तो रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो उस तरह से डाइटरी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। डाइटरी जो उनकी मॉडिफिकेशन या रिस्ट्रिक्शन थी उसका वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, और वो बिल्कुल ही इस बारे में कॉन्शियस हुए बगैर और इस चीज़ को ईजी लेते हुए जो है वो खाने में बदपरहेज़ी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बेसिकली है उनका वेट गेन जो है वो ज़्यादा होता है जितना नॉर्मली हो सकता है। तो अब ये भी एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जिसको बड़े आराम से और तरीके से अगर लेके चला जाए तो मैनेज किया जा सकता है। वेट गेन के लिए डेफिनेटली अब इंसुलिन तो आपके जिस्म की एक बुनियादी ज़रूरत है, और जिस तरह आपने बात की कि ग्लूकोमीटर पार्ट एंड पार्सल है, तो उससे पहले तो इंसुलिन जो है वो आपकी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। तो बजाय कि आप लोग इंसुलिन को ऊपर नीचे करने पे जाएं कि इससे वेट गेन हो रहा है और हम लोगों ने इंसुलिन नहीं लगानी, बेहतर है कि आप अपने वेट को मैनेज करने की तरफ जाएं, अपने वॉक को मैनेज करें, एक्सरसाइज को लेकर चलें और अपना जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है उस पर फोकस्ड रहें। तो ये कुछ सारा एक बेसिकली ओवरव्यू है कि किस तरह से इंसुलिन की डोजेज और रिक्वायरमेंट को हम लोग कोई स्पेसिफिक कंडीशन, कोई बीमारी, कोई सर्जरी या रोज़े वगैरह की सूरत में ऊपर नीचे कर सकते हैं। आई थिंक के हमारे प्रोग्राम में हम गौर करें और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हम नाजरीन को ये देना चाहते हैं कि एक तो इस चीज़ को समझ जाएं कि इंसुलिन जो है ये कोई एलियन नहीं है, कोई बाहर की चीज़ नहीं है। यही मेन चीज़ है जो हमारे सिस्टम में ग्लूकोज या शुगर को मैनेज करती है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जो हमारे जिस्म में नॉर्मल पैंक्रियास की सिचुएशन जो है, एक हेल्दी आदमी जो है उसमें इंसुलिन दो तरीके से सिक्रीट होती है पैंक्रियास में से। एक तो ये कि हर वक्त वो थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, जिसको हम बेसल इंसुलिन के नाम से कहते हैं। और दूसरे जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, पीते हैं, तो उस वक्त वो एक पीक निकलती है इंसुलिन की। तो इन दोनों चीज़ों को हम एक किस्म का उसकी हम नकल करते हैं मैनेजमेंट में। जब हम इंसुलिन की मैनेजमेंट करते हैं तो बेसिकली हम उसी चीज़ को नकल कर रहे होते हैं जो कि एक नॉर्मल हेल्दी आदमी में होता है, कि एक तो हम बेसल इंसुलिन दे रहे होते हैं, और जब इंसुलिन मैनेजमेंट शुरू हो जाती है तो एक तो वो 24 घंटे वाली होती है, वो बैकग्राउंड में चलती रहती है। उसके ऊपर इंसान जो आदमी है, पेशेंट है, अगर वो 3 मील्स खा रहा है, अगर वो 4 मील्स खा रहा है, तो उसके साथ से हम एक छोटा छोटा बोलस देते हैं जिससे कि वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है शुगर की। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए और इन चीज़ों की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा एक एक्सटेंसिव शुगर को कंट्रोल करने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें कि हमारे पास डाइटिशियन भी है, हमारे पास
ट्रेनर्स भी हैं जो आपको गाइड करेंगे, काउंसलर्स, कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसे होनी चाहिए। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी होंगे और हैं जो आपको गाइड करेंगे अगर किसी किस्म का आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, शुगर रिलेटेड। और ऑफ कोर्स हमारे पास फिजिशियन होंगे जो कि सबसे लेटेस्ट डायबिटीज़ की मैनेजमेंट जो है वो, जिसको हम फिर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तरीके से हम आप सबका इलाज करेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे प्रोग्राम को सुना करें, इसको फॉरवर्ड किया करें, लाइक हो तो लाइक करें और फॉलो करें, और इंशाल्लाह इससे हमारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। और दूसरा ये है कि आप सब लोगों को फ़ायदा होगा। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।